हेलो फ्रेंड्स, प्रोनाउन को आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक, देख लीजिए, हम पिछले लेक्चर में आपको हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक बताया है, 6 नंबर तक। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन का मीन्स होता है दबाव बोधक सर्वनाम। दबाव बोधक सर्वनाम, ठीक है। बात आती है एम्फैटिक प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, तो देख लीजिए कि एम्फैटिक प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself और themselves। ठीक, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स लग रहे हैं जैसे इनको मैं पहले देख चुका हूँ। बिल्कुल, आप पहले इनको देख चुके हैं। कहाँ देख चुके हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, क्योंकि यही वर्ड्स जो होते हैं, इन्हीं वर्ड्स का नाम एम्फैटिक प्रोनाउन भी है और इन्हीं वर्ड्स का नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। अब सीखते हैं कि कब इनको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं और कब इनको हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। तो एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है दबाव बोधक सर्वनाम। ठीक, यदि इनको हम लोग ऐसे सीख सकते हैं, यदि ऐसा दिया हो, एम्फैटिक प्रोनाउन, यहाँ हमने लिख दिया क्या, वर्ब। एक स्ट्रक्चर ये लिख दिया, एक स्ट्रक्चर ये लिख दिया, वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देख लीजिए, वर्ब से पहले मैंने यूज किया यदि इन शब्दों को, तो इनका हमने नाम क्या दिया है, एम्फैटिक प्रोनाउन। यदि वर्ब के बाद हमने इन शब्दों को यूज किया है तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मीन्स ये हुआ कि वर्ब के पहले यदि ये वर्ड्स लगे हुए हैं तो इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। और यदि वर्ब के बाद इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रकार वर्ड्स यही होते हैं, यही वर्ड्स हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं, यही वर्ड्स हमारे एम्फैटिक प्रोनाउन भी हैं। जब ये वर्ब से पहले आते हैं तो इन्हें हम लोग कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन, और जब ये वर्ब के बाद आते हैं तो इन्हें हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने लिखा यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर your problems. You yourself are responsible for your problems. अब आप लोग देख रहे होंगे वर्ब कहाँ है, ये
आर हमारी ये क्या है, वर्ब। वर्ब से कहाँ पहले यूज किया गया है या बाद में, तो हम देख रहे हैं वर्ब के पहले इन शब्दों का यूज है, वर्ब से पहले इन शब्दों का यूज है। जब वर्ब से पहले इन शब्दों का यूज होता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो यहाँ योरसेल्फ क्या है, ये एक एम्फैटिक प्रोनाउन है। क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन। यदि इसी को हम लोग ऐसे लिख दें, ही enjoyed himself in the party, यदि इन्हीं को हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि he enjoyed himself in the party। अब आप लोग देख रहे होंगे वर्ब कहाँ है, ये आपकी वर्ब है और वर्ब के बाद ये शब्द आ रहे हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे, तो वर्ब के बाद आए यदि ये वर्ड्स तो इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, और वर्ब से पहले यदि ये आ जाएं, वर्ब से पहले ये आ जाएं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इस प्रकार यही वर्ड्स आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, यही वर्ड्स आपके एम्फैटिक प्रोनाउन भी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एट नंबर, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मीन्स क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक क्या लिखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब है जब कोई कार्य हुआ हो बट ये डेफिनेट ना हो, ये क्लियर ना हो कि कार्य किसने किया है, तो वहाँ पे जो प्रोनाउन है वो कैसा है, अनिश्चित है। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे हमने लिखा somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone and everyone। ठीक, और भी हैं जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। ठीक, और भी इसमें ले लेते हैं, फ्यू है, ऑल है, लिटिल है, अनदर है, बोथ। ठीक, मच, ये भी। ठीक, अब बात आती है, यहाँ लिखा है समबडी, किसी ने, किसने क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जब कोई कार्य किसी के द्वारा हुआ हो बट ये क्लियर ना हो कि कार्य किसने किया है, तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इनके लिए भी यदि हमें प्रोनाउन की आवश्यकता होती है तो इनके लिए भी हम प्रोनाउन रखते हैं क्या, ही। क्या रखते हैं, ही। इनके लिए कर्ता कारक में ही, कर्म कारक में हिम, और पजेसिव केस में हम किसका यूज कर सकते हैं,
हिज का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी हम प्रोनाउन क्या रखेंगे? इसमें लिखा है समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। इसमें देखो समथिंग, थिंग माने क्या होती है? वस्तु। वस्तुएं कैसी होती है? निर्जीव। और निर्जीव के लिए प्रोनाउन क्या आता है? इट। इसलिए इनके लिए प्रोनाउन हमेशा क्या आता है? इट आता है। तो समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके लिए प्रोनाउन हमेशा इट यूज करेंगे, और इनके लिए प्रोनाउन हमेशा हम क्या यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। ठीक, इसमें कर्ता कारक में इट, कर्म कारक में भी इट, और पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या? इट्स यूज करते हैं। और इसके लिए कर्ता कारक में ही, कर्म कारक में हिम, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे एनीवन कैन विन द प्राइज if he tries for it। ठीक, देखो हमने कहा एनीवन कैन विन द प्राइज। कोई भी व्यक्ति प्राइज जीत सकता है। इफ ही, यदि वह, ट्राइज फॉर इट, यदि वह इसके लिए कोशिश करे। इसका मतलब अब एनीवन के लिए प्रोनाउन यहां देखो क्या आया है? क्या आया? ही। यहां देखो लिखा है एनीवन कैन विन द प्राइज इफ ही ट्राइज फॉर इट। यदि वह इसके लिए मतलब किसके लिए? प्राइज के लिए। प्राइज के लिए, प्राइज कैसा है? निर्जीव। इसके लिए प्रोनाउन क्या? इट। तो कोई निर्जीव चीज होती है तो उसके लिए आप जानते ही हो प्रोनाउन का क्या होता है? इट होता है। और यदि कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसके लिए आपको प्रोनाउन देना है तो आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस में हमेशा ही का यूज करेंगे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एवरीबडी मस्ट हैव हिज वे। अब आप देख रहे हो सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट एवरीबडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज किया गया है? हिज का यूज किया गया है। ओके, तो सब्जेक्टिव केस के रूप में ही, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हिम, और पजेसिव एडजेक्टिव केस के रूप में हमेशा क्या यूज करते हैं? हिज का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसके लिए देख लीजिए, जैसे हमने लिखा everything has their own limitation. Everything has their own limitation. Everything इंडेफिनिट प्रोनाउन हैज़ देयर ऑन लिमिटेशन, मतलब प्रत्येक चीज़ की एक स्वयं की सीमा होती है। तो अब एवरीथिंग के लिए आप लोग देख रहे हो क्या पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया है? देयर। क्या यूज़ किया है? देयर, जो कि कैसा है? कैसा है? गलत है, क्योंकि एवरीथिंग का प्रोनाउन आप लोग अभी सीख के आए हो क्या होता है? इट। और इट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? इट्स का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशन। क्या लिखेंगे? एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशन का यूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये आपका हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है आपका 9 नंबर
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसका मीन्स होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब प्रश्न पूछने के लिए जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक प्रोनाउन कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जिनको हम लोग यूज करते हैं, जैसे हु, whom, whose and which। ठीक, ऐसे Who called गीता, Who called गीता। जैसे Which is your pen। मैंने कहा Who called गीता, Which is your pen। तो प्रश्न पूछने के लिए जिन प्रोनाउंस का हम लोग यूज करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, सॉरी उन्हें हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, राइट। अब नेक्स्ट नंबर आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मीन्स होता है संबंध वाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और ये स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज भी करता है कि कब हमें इनका यूज़ करना है, हु का यूज़ करना है, कब हमें होम का यूज़ करना है। तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से हैं, हु, whom, which, that and whose। क्या, whose। बात आती है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग इसको ऐसे सीख सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन विच वर्ड बिफोर इट। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है। विच वर्ड बिफोर इट, विच वर्ड बिफोर इट, जो नाउन या प्रोनाउन
इनसे पहले आते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन से को रिलेट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। जिस नाउन प्रोनाउन की उसके आगे कोई इंफॉर्मेशन दी होती है उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखो, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमने कहा आई शॉ मोहन who was playing I saw मोहन who was playing। मैंने मोहन को देखा जो खेल रहा था। मैंने क्या कहा? रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है। अब रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ कौन सा है? देखो, हमने बताया था हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आई शॉ मोहन, मैंने मोहन को देखा, हु वॉज प्लेइंग, जो खेल रहा था। तो हु किसे रिलेट करता है? मोहन को। अब मोहन के बारे में ही तो आगे इन्फॉर्मेशन दी है। मोहन वॉज प्लेइंग, कौन खेल रहा था? मोहन खेल रहा था। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो अपने से पहले आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। यस, ठीक है। देखो, इसको हम लोग ऐसे और समझ सकते हैं थोड़ा सा, जैसे द बॉय हु केम हियर इज a player। The boy who came here is a player। यहाँ भी आप लोग देख लीजिए, ये हु आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन से रिलेट होता है, जिसके बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखो, आगे इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई है, ठीक है, इस तरह से। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है, जिस नाउन या प्रोनाउन की इन्फॉर्मेशन कहाँ आगे दी होती है, उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन को और अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को हम और देख लेते हैं जैसे मैंने लिखा, इसको हम लोग अब ऐसे समझ लेते हैं। पहले थोड़ा हु और हुम को देख लें, फिर इन्हीं पर आधारित हम आपको क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं, ठीक है। हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। किसके लिए? सब्जेक्टिव केस के लिए। ये किसके लिए यूज होता है? नेम ऑफ आ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन। तो हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है।
इसका प्रयोग हमेशा नेम ऑफ अ पर्सन के लिए होता है, कभी इसका प्रयोग थिंग के लिए नहीं किया जाता है। किसी वस्तु के लिए यदि आप हु को लगाना चाहें तो आप हु का प्रयोग किसी वस्तु के लिए यूज नहीं कर सकते। हु का प्रयोग हमेशा आप किसके लिए करेंगे? पर्सन के लिए करेंगे, हमेशा किसके लिए? पर्सन के लिए। किसी व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग किस केस में करेंगे? सब्जेक्टिव केस में करेंगे। किस केस में? सब्जेक्टिव केस में करेंगे। वहीं आप देख लीजिए इसको, हुम को देख लीजिए, तो इसका हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। किस केस के लिए? ऑब्जेक्टिव केस के लिए। और इसका प्रयोग भी नेम ऑफ अ पर्सन के लिए होता है। तो इसका कहने का मतलब हुम का प्रयोग भी पर्सन के लिए किया जाता है, कभी थिंग के लिए नहीं किया जाता है। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है और हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है, और हुम का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। इन दोनों का प्रयोग हमेशा पर्सन के लिए होता है, कभी भी थिंग के लिए नहीं होता है। इनका प्रयोग कभी थिंग के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आई met Veena she was returning from school. She was returning from school. सेकेंड देख लीजिए, मैंने लिखा आई शॉ मनोज ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड एग्जाम्पल, I have seen my friend. I have seen my friend. He recognized me at once. Recognized me at once. Next, I helped an old man. I helped an old man the villagers had beaten him. यहाँ नोट कर देते हैं। ठीक, 5 She is a girl. She is a girl. I loved her. ठीक, अब देखते हैं, इनसे कुछ हम समझने का प्रयास करते हैं हु और हुम के बारे में।
कि कब हमें हु का यूज़ करना है और कब हमें हुम का यूज़ करना है। हम यहाँ आपको बता चुके हैं हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस के लिए होता है, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है, दोनों का प्रयोग नेम ऑफ अ पर्सन के लिए होता है, कभी थिंग के लिए इनका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग देखें आई मैट वीना, क्या लिखा, आई मैट वीना सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। आई मैट वीना, मैं वीना से मिला, सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से वापस लौट रही थी, वह स्कूल से वापस लौट रही थी। कौन लौट रही थी, वीना। ठीक, यहाँ सी क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए हम लोग सब्जेक्टिव केस में क्या लगाते हैं, हु, तो यहाँ हम सी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या लगाएंगे, हु। हु किसको रिलेट करता है, नेम ऑफ अ पर्सन को, तो यहाँ वीना क्या है, आपका नेम ऑफ अ पर्सन, क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है ना, तो हु का प्रयोग किसके लिए होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, तो वीना है नेम ऑफ अ पर्सन, किसका कार्य करता है, सब्जेक्ट का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं क्या दी जा रही है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले हम कौन सा केस लाते हैं, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, हु का प्रयोग हो जाएगा। किसके लिए यूज़ हुआ है, वीना के लिए। अब जिसके लिए ये यूज़ होता है उसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आगे देखो इसके वीना के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दी गई है ना। तो यहाँ हो जाएगा आई मेट वीना हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ठीक, नेक्स्ट देखो, आई सो मनोज, मैंने मनोज को देखा, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। अब हमें यहाँ ही लिखा मिला, ही कौन सा केस है हमारा, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस के लिए हम पर्सन के लिए क्या लगाते थे, हु, और उससे पहले ये भी देखते थे कि इससे पहले जो हमारा वर्ड होना चाहिए जिसे हम लोग एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। जो हु और हुम से पहले जो आपका नेम ऑफ अ पर्सन होता है वो हु और हुम के लिए क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। तो इस मनोज को चाहे हम कह दें नेम ऑफ अ पर्सन, चाहे हम इसे या कह सकते हैं क्या, एंटीसीडेंट। हु और हुम से पहले हमेशा एंटीसीडेंट होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ हमें देखो इसके पहले नेम ऑफ अ पर्सन भी मिल रहा है, नेम ऑफ अ पर्सन भी मिल रहा है, ये ही यहाँ काय का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हु का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हु, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु, तो हो जाएगा आई सो मनोज हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। ठीक, ऐसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई हैव सीन माई फ्रेंड, आई हैव सीन माई फ्रेंड, ही रिकॉग्नाइज्ड मी एट वंस, ही रिकॉग्नाइज्ड मी एट वंस। अब यहाँ आप लोग देख लीजिए, ही सब्जेक्ट क्या है, ही, और सब्जेक्टिव केस में हम क्या यूज़ करते हैं, तो ही की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हु। हु जब आता है उससे पहले क्या आना चाहिए, नेम ऑफ अ पर्सन, तो यहाँ माई फ्रेंड क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन है, नेम ऑफ अ पर्सन। और आगे क्या लिखी है, वर्ब, वर्ब से पहले आप लोगों को अभी बताया था, वर्ब से पहले कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु। तो हम कैसे लिखेंगे, आई हैव सीन माई फ्रेंड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एट वंस, हु रिकॉग्नाइज्ड मी एट वंस, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक, आगे भी देख लेते हैं, आई हेल्प एन ओल्ड मैन, मैंने एक वृद्ध व्यक्ति की सहायता की। द विलेजर्स हैड बीटन हिम, गांव वालों ने उसे जिसे पीटा था। अब आप लोग यहाँ देख लीजिए, आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन, द विलेजर्स, क्या, द विलेजर्स।
अब यहाँ आप लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हो रहा था, यहाँ जो प्रोनाउन यूज हुआ सी, वो किसके लिए यूज हुआ? अपने एंटीसीडेंट के लिए। यहाँ यूज हुआ क्या? ही। किसके लिए यूज हुआ? अपने एंटीसीडेंट के लिए। यहाँ यूज हुआ ही, किसके लिए यूज हुआ? अब एंटीसीडेंट के लिए यूज हुआ। लेकिन यहाँ क्या जो द विलेजर्स है वो क्या एन ओल्ड मैन के लिए यूज हो रहा है? यहाँ देखिए, जो विलेजर्स है वो क्या एन ओल्ड मैन के लिए यूज हो रहा है? नहीं दोस्तों, ये एन ओल्ड मैन के लिए यूज नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ रहा वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। कैसा है? एक डिफरेंट सब्जेक्ट। जब भी एंटेसीडेंट के बाद कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आप वहाँ हु का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ क्या यूज़ करेंगे? हुम का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ हमें ऑब्जेक्ट देखिए, आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन द विलेजर्स हैड बीटन हिम। तो ये विलेजर्स जो है ये तो एन ओल्ड मैन के लिए यूज नहीं हुआ है। अब इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो ओल्ड मैन के लिए यूज किया गया है? तो देखो, आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन द विलेजर्स हैड बीटन हिम। बीटन हिम, तो ओल्ड मैन के लिए कौन यूज हो रहा है? हिम। तो हिम कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? हुम यूज करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन, आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन हुम द विलेजर्स हैड बीटन हिम। यहाँ हटा देंगे, इस तरह से नोट कर देंगे। ठीक, आगे देखो, ऐसे ये देख लेते हैं, शी इज अ गर्ल आई लव्ड हर। अब यहां देखिए, ये जो सब्जेक्ट है क्या ये गर्ल के लिए यूज हुआ है? क्या गर्ल के लिए यूज हुआ है? नहीं। इसका मतलब आई जो है वो एक कैसा है? आई क्या है? एक डिफरेंट, क्या है? डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, एक डिफरेंट, जब कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर हम यहाँ कैसे देखते हैं कि इस नेम ऑफ अ पर्सन के लिए इसमें से कौन सा वर्ड यूज किया गया है? तो सी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। आई लव्ड हर, आई लव्ड हर, तो गर्ल के लिए, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? हर। हर किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं? हुम का यूज करते हैं। कौन सा वर्ड? हुम। तो हम ऐसे लिखेंगे, सी इज अ गर्ल हुम आई लव्ड। क्या लिखेंगे? सी इज अ गर्ल हुम आई लव्ड, हुम आई लव्ड। इस तरह से नोट करेंगे। ठीक है ना? देखिए आगे देखते हैं। आई होप आपको हु और हुम कुछ समझ में आया होगा। आगे भी अभी इसके क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, देखते हैं। इस सेंटेंस को थोड़ा हम ऊपर और नोट कर लेते हैं। I helped an old man, फिर क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे? whom the villagers had beaten। ठीक, एक बात और यहाँ क्लियर करते हुए चलते हैं कि आप लोग यहाँ देख रहे हो, सी इज अ गर्ल।
यहाँ जो आर्टिकल यूज हुआ है ए, यहाँ आर्टिकल यूज हुआ है क्या, एन। ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल है। कैसे आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक। लेकिन यहाँ लिखा सी इज अ गर्ल, वो एक लड़की, whom आई लव्ड, जिसे मैं प्रेम करता था। तो यहाँ जो है, यहाँ इसकी पोजीशन जो है वो गर्ल की पोजीशन कैसी निकल रही है, डेफिनेट निकल रही है। यहाँ इसकी पोजीशन कैसी निकल रही है, डेफिनेट निकल रही है। जब इसकी पोजीशन डेफिनेट निकल रही है तो इससे पहले हमें ए और एन का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में हमें आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब इनके बारे में आगे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इनकी पोजीशन जो है वो कैसी है, डेफिनेट है। जब डेफिनेट है तो डेफिनेट के लिए आर्टिकल हम बेटा क्या यूज करते हैं, द। इसलिए इनको हम और ठीक करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी इज द गर्ल। यहाँ क्या लिखेंगे, सी इज द ओल्ड मैन whom द विलेजर्स हैज बीटन। द विलेजर्स हैड है यहाँ बेटा, ठीक है, हैड बीटन। ये देखिए, इनके लिए थोड़ी सी अब हम ट्रिक जान लेते हैं। जिस ट्रिक पे हम लोग काम कर चुके हैं उस ट्रिक को जान लेते हैं कि इनको हमने कैसे समझा है, ठीक। इनको हमने समझा है नेम ऑफ आ पर्सन प्लस हु प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट हमने समझा है नेम ऑफ आ पर्सन प्लस whom प्लस डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक। इस कॉन्सेप्ट पे हमने हु और whom को समझ लिया, ठीक। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दी गई है और उससे पहले इधर नेम ऑफ अ पर्सन है और यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दी गई है, तो बीच में हम क्या यूज़ करते हैं, हु का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए पीछे इधर एक डिफरेंट सब्जेक्ट दिया गया है और यहाँ नेम ऑफ अ पर्सन है, बीच में क्या यूज़ करेंगे, whom का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये इस दोनों ट्रिक से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, नेम ऑफ अ पर्सन, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और यहाँ नेम ऑफ अ पर्सन whom, ठीक। आज इतनी रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट बताएंगे और थैंक यू।